हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आप लोग सामाजिक विज्ञान का पाठ पहले जो भी पढ़े होंगे ध्यान से उसको आप लोग लेसन करिएगा और वीडियो को भी 1 से 2 बार देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 6, अस्थाई जीवन की शुरुआत। अस्थाई यानी स्थिर, जीवन का शुरुआत यानी आरंभ। चित्र आप देख रहे होंगे, चित्र में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति औजार बना रहा है और 4-5 लोग बैठे हैं अग्नि के पास। गुफा दिखाई दे रहा है, गोमटू और उसका परिवार। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं पहले के लोगों का जीवन कैसा था उसके बारे में। गोमटू लगभग 12,000 वर्ष पहले की एक सुहावनी सुबह, यानी बहुत ही अच्छी खुशनुमा सुबह, गोमटू नामक एक तरुण यानी युवा जवान अपने कबीले के पुरुषों के साथ शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा है। शिकार पर जाने के लिए उसके मन में खूब उत्साह है। उसने एक नुकीला पत्थर लता की मदद से एक मजबूत लकड़ी में बांधकर अपना हथियार बनाया है। उसका प्रिय कुत्ता गुल्लू हर रोज शिकार पर जाता ही है। वह गुल्लू आज उसके साथ है, इसलिए गोमटू को ज़्यादा बल यानी ताकत है। करें लगभग 12,000 वर्ष पहले की एक खुशनुमा सुबह थी जब गोमटू नामक एक तरुण यानी युवा जवान अपने कबीले के पुरुषों के साथ शिकार मतलब जो जानवरों को मार के ले आते हैं, उनका शिकार करते हैं, उनको खाते हैं, भोजन में प्रयोग करते हैं। तो शिकार करने की तैयारी कर रहे हैं। शिकार पर जाने के लिए गोमटू के मन में खूब उत्साह है, खुशी है। उसने एक नुकीला पत्थर लता की सहायता से एक मजबूत लकड़ी में बांधकर अपना हथियार बनाया है और उसका प्रिय कुत्ता गुल्लू हर रोज हर दिन शिकार पर जाता ही है। वह गुल्लू आज उसके साथ है, इसलिए गोमटू को ज़्यादा ताकत है। आगे पढ़ते हैं। आज उनकी टोली ने कल से अलग दिशा में जाने का निश्चय किया है। यूँ भी गोमटू की टोली को शिकार के लिए प्रतिदिन भटकना तो पड़ता ही है। भटकना यानी इधर उधर घूमना, क्योंकि घर जैसा उनके पास कुछ है ही नहीं। साथ ही मौसम तथा ऋतु के अनुसार उनके रहने की जगह भी बदलनी पड़ती है। निवास स्थान के रूप में वे अधिकतर गुफा को पसंद करते हैं। शिकार को आग में सेक या भूनकर सभी साथ मिलकर भोजन करते हैं। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए वे गुफा के अलावा आग का भी सहारा लेते हैं। शिकार से प्राप्त मांस के अलावा वे फल और कंदमूल भी खाते हैं। एकमात्र आहार की आवश्यकता ही उनके भटकते रहने का कारण था। करें आज गोमटू की जो टोली है वो अलग दिशा में, जिस दिशा में रोज जाते थे उससे अलग दिशा में जाने का निश्चय करते हैं। गोमटू की टोली का शिकार प्रतिदिन उनको भटकना ही पड़ता है, क्योंकि उन घर जैसा उनके पास कुछ है ही नहीं। और साथ ही मौसम तथा ऋतु के अनुसार, जैसे जैसे मौसम बदलता है, ऋतु बदलती है, उसी के अनुसार उन्हें रहने के लिए जगह भी बदलनी पड़ती है। और निवास स्थान के रूप में वे अधिकतर गुफा को पसंद करते हैं, गुफा में रहना। शिकार को आग में सेक कर या भून कर सभी एक साथ मिलकर भोजन करते हैं और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए वो गुफा के अलावा आग का भी सहारा लेते हैं। आग जला के रखते हैं ताकि अगर हिंसक जानवर आए उनके पास तो उनको आग दिखाकर वो भगा सकें। शिकार से प्राप्त जो मांस होता है उसके अलावा वे फल और कंदमूल भी खाते हैं और एकमात्र आहार की आवश्यकता के लिए ही उनको भटकने पड़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। रास्ते पर जाते समय बगल की झाड़ी के पीछे हुई हलचल ने पूरी टोली को सतर्क यानी सावधान कर दिया। सभी दबे पांवों चारों ओर से शिकार को घेरने लगे। एक सनसनाते यानी बहुत तेज रफ्तार से प्रहार ने शिकार को हक्का बक्का यानी अचंभा कर दिया। वह अपने बचाव में कुछ करे या भागे उसके पहले तो गोमटू और टोली शिकार पर टूट पड़े। पूरी टोली के प्रहार से प्राणी निष्प्राण हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई, जान निकल गई।
भाग्यवश आज शिकार भी बड़ा था, इसलिए आज सबको भरपेट भोजन मिलने वाला था। शिकार लेकर सभी खुशी खुशी डेरे पर लौट आए। कह रहे हैं कि रास्ते पर जाते समय बगल की झाड़ी के पीछे कुछ हलचल होने लगी। पूरी टोली यह देखकर सतर्क सावधान हो गया। सभी दबे पाए यानी धीरे से चोरों की चारों ओर से शिकार को घेर लिए। एक सनसनाते यानी बहुत तेज से प्रहार ने शिकार को हक्का बक्का कर दिया। जब उन्होंने बहुत तेजी से हमला किया उस पर, वह अपने बचाव में कुछ करता या भागता उससे पहले ही गोमटू और उसके जो शिकार टोली थी शिकार को देखते उस पर टूट पड़े। पूरी टोली के प्रहार से प्राणी की जान निकल गई, मर गया। और भाग्यवश यानी नसीब था कि उस दिन लोगों को शिकार भी बड़ा मिला, इसलिए सबको भरपेट भोजन मिलने का अवसर मिला और सब लोग शिकार को लेकर सब खुशी खुशी डेरे पर लौट आए। आगे पढ़ते हैं। अभी हम लोग गोमटू और उसका परिवार उसके बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे जोमा और उसका परिवार। कई हजार वर्ष बाद की एक और सुबह, एक छोटा सा कस्बा है। जोमा झोपड़ी के बाहर चूल्हे पर रखी हांडी को ताकते हुए बैठा है। हांडी का ध्यान रखने के बजाय तापने में उसे अधिक मज़ा आ रहा है। करें कई हजार वर्ष बाद एक और खुशनुमा बहुत अच्छा सुहावनी सुबह हुआ। एक छोटा सा कस्बा है। कस्बा यानी जहाँ 8-10 घर हो उसको कस्बा बोलते हैं, लोग रहते हैं वहाँ पे। तो जोमा झोपड़ी के बाहर चूल्हे पर रखी हांडी को देखते हुए बैठा है। हांडी का ध्यान रखने के बजाय वो हाथ सेकने में उसको मज़ा आ रहा है। आगे पढ़ते हैं। सुबह की खुशनुमा ताजगी के बीच कस्बे में चहल पहल शुरू हो चुकी है। बाड़े में कुछ औरतें गाय बकरी दूह रही यानी दूध निकाल रही हैं। कुछ पुरुष हंसिया जैसे औजारों की धार पत्थर पर रगड़ कर तेज करने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में तैयार होने वाली फसल की कटाई के लिए उनकी ज़रूरत होगी। जबकि कुछ आदमी मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। कुछ आदमी सूखने के लिए रखे गए बर्तनों की जांच कर रहे हैं। जोमा का भाई दक्कू इस समय तैयार फसल को चुगने आने वाले पक्षियों को भगाने में लगा है। कोई बकरियों को चराने जा रहा है। कह रहे हैं कि सुबह की खुशनुमा सुहावनी ताजगी के बीच कस्बे में चहल पहल यानी शोरगुल शुरू हो चुकी है। बाड़े में यानी बाड़ा यानी जहाँ पे बकरी गाय को रखा जाता है बांध कर, तो वहाँ पे कुछ औरतें गाय बकरी की दूध निकाल रही हैं, दूह रही हैं उनको। कुछ मर्द हैं जो हंसिया जैसे औजारों को पत्थर पर रगड़ कर तेज करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में फसल तैयार होने वाली है तो उसकी कटाई के लिए हंसिया की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि कुछ आदमी मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और दूसरे आदमी सूखने के लिए रखे गए बर्तनों की जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सूखा है कि नहीं। जोमा का भाई दक्कू है जो इस समय तैयार फसल को चुगने आने वाले पक्षियों को भगाने में लगा है। कुछ लोग बकरियों को चराने जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। जोमा के पिता कबीला के मुखिया थे, इसलिए उसकी झोपड़ी ऐसी सभी प्रवृत्तियों का केंद्र होती। दूध की हांडी को अंदर रखते हुए एक औरत ने जोमा को पुकारा। गायों को पानी पिलाने के लिए नदी तक ले जाने में मदद के लिए जोमा को अपने साथ लिया। जोमा का तो यह प्रिय काम था, उसे पसंद था। गायें पानी पी रही हों उस समय नदी का पानी छपछपाने में उसे अनोखा यानी बहुत ही अच्छा आनंद यानी खुशी मिलता। कुछ स्त्रियां झोपड़ी में बने गड्ढों की माटी से लिपाई करके उसे अनाज रखने का कोठार बना रही हैं। कोठार यानी जो ड्रम होता है उस तरह के आकार का बनाती थी पहले के लोग। जबकि कुछ स्त्रियां टोकरी बुनने में लगी हैं। इस तरह पूरे कबीले ने नई फसल के स्वागत की जोरदार तैयारी चल रही है और सभी उसमें जुड़े हुए हैं। कह रहे जोमा के पिता कबीले के मुखिया थे, इसलिए उनकी झोपड़ी में ऐसे कार्य होते थे। वो केंद्र था। दूध की हांडी को अंदर रखते हुए एक औरत ने जोमा को पुकारा। गायों को पानी पिलाने के लिए नदी तक ले जाने में मदद के लिए जोमा को अपने साथ लिया। जोमा को यह काम बहुत अच्छा लगता था। गायें पानी पी रही हों
उस समय नदी का पानी छपछपाने में उसे बहुत ही आनंद आता था। कुछ स्त्रियां झोपड़ी में बने गड्ढे की माटी से लिपाई करके उसे अनाज रखने का कोठार बना रही थी। गांव में कोठली भी बोलते हैं उसे। जबकि कुछ स्त्रियां टोकरी बुनने में लगी हैं। इस तरह पूरे कबीले में नई फसल की स्वागत की जोरदार तैयारी चल रही है और सभी उसमें लगे हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। अंधेरा धीरे धीरे कस्बे पर उतरने लगा। पशुओं को बाड़े में हाँक कर फटकी बंद कर दी गई है। पक्षियों के कलरव यानी पक्षियों के चहकने की आवाज़ के साथ बच्चों की कुलबुलाहट भी थम गई है। इस समय सभी टोली यानी समूह में बैठकर दादाजी की बातें सुन रहे हैं। दादाजी की बातें, बकरी की बें बें, पत्थर की खरल में अनाज पीसती स्त्रियों की आवाज़ और अला यानी कौड़ा, जो आग जलाते हैं लोग ठंडी में सेकने के लिए, उसे कौड़ा भी कहते हैं, में जलती लकड़ियों की तड़तड़ाहट के सिवा सर्वत्र यानी पूरे जगह नीरव बिल्कुल शांति व्याप्त है। कह रहे हैं कि अंधेरा धीरे धीरे कस्बे में होने लगा है। पशुओं को बाड़े में हाँक कर फटकी बंद कर दी गई है। पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ के साथ बच्चों की कुलबुलाहट भी रुक गई है। इस समय सभी समूह में बैठकर दादाजी की बातें सुन रहे हैं। कभी दादाजी की बातें सुनते, कभी बकरी की बे बे, पत्थर की खलर यानी चक्की में अनाज पीसती स्त्रियों की आवाज़ और कौड़ा में जलती लकड़ियों की तड़तड़ाहट के अलावा सभी जगह एकदम से शांति फैली हुई है। आगे पढ़ते हैं। आपने पिछले 12,000 वर्ष पर एक नज़र डाली। उस समय के लोगों के तथा उसके 7,000 वर्ष बाद के लोगों के रहन सहन की झांकी यानी प्रदर्शनी देखिए, अंतर देखिए। आगे पढ़ते हैं। चर्चा द्वारा आपकी समझ में आ गया होगा कि गोमटू और जोमा के समय की जीवन शैली और आपके आज की जीवन शैली में बहुत अंतर है। आपने देखा कि जोमा के कबीले के लोग खेती और पशुपालन करते हैं। यह कैसे पता चला होगा? खेती की शुरुआत कब हुई, इसका पता कैसे चला होगा? आइए जानने की कोशिश करें। कह रहे हैं कि चर्चा के द्वारा गोमटू और जोमा के परिवार के बारे में, उनके जीवन के बारे में हम लोग पढ़े, तो उनके जीवन जीने का जो तरीका था, शैली यानी तरीका, उससे हमें पता चला कि उनके जीवन में कितना अंतर था। और हमने ये भी देखा कि जोमा के कबीले के लोग खेती और पशुपालन करते हैं। लेकिन कैसे पता चला कि वो खेती करते थे, पशुपालन करते थे, खेती कब शुरू किए, इसका पता कैसा चला, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। आरंभिक किसानों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आरंभिक यानी शुरुआत के किसानों के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। चलिए पढ़ते हैं। पुरातत्वविदों को कई स्थानों से इस बात के प्रमाण यानी सबूत मिले हैं कि शुरुआत के लोग किसान तथा पशुपालक थे। कहीं पर जले अनाज के दानों के अवशेष यानी बचा हुआ भाग मिले हैं। पशुओं की अस्थियां यानी हड्डियां, खेती के औजारों, अनाज के दाने इत्यादि के नमूने एकत्र करके पुरातत्वविदों ने उसका अध्ययन करके यह जांच यानी परखा कि वहाँ किसान तथा पशुपालक रहते थे या नहीं रहते थे। वैज्ञानिक अनाज के दानों को पहचान सके हैं तथा अलग अलग पशुओं की अस्थियों यानी हड्डियों को भी पहचाना जा सका है। कह रहे हैं कि पुरातत्वविदों को कई स्थानों से इस बात के सबूत मिले हैं कि शुरुआत के लोग किसान तथा पशुपालक थे। कहीं पर जले अनाज के दानों के कुछ शेष भाग मिले हैं, बचा हुआ भाग, पशुओं की हड्डियां, खेतों के औजार, खेती करने के लिए औजार, अनाज के दाने इत्यादि जो नमूने सबूत एकत्र करके पुरातत्वविदों ने उसका अध्ययन किया, उसके बारे में जाना और यह जांच की कि वहाँ किसान तथा पशुपालक रहते थे या नहीं रहते थे। वैज्ञानिक अनाज के दानों को पहचान सके तथा अलग अलग पशुओं की अस्थियों को भी पहचाना जा सके। आगे पढ़ते हैं। आगे दिए जा रहे कोष्ठक से आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से अनाज और पालतू प्राणियों के अवशेष मिले हैं। इन स्थलों को पुरातन यानी पुराने समय के स्थलों के नक्शे में देखिए। आगे चलिए पढ़ते हैं। इतना जानिए, अवशेष मिले थे गेहूँ, जौ, बकरी, भेड़, गाय।
पुराना स्थान मेहरगढ़, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। फिर चावल, गाय, ये मिले थे अवशेष इनके महागढ़ उत्तर प्रदेश में। आगे अवशेष है गेहूँ, कुत्ता, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके अवशेष मिले थे बुर्ज होम, जो जम्मू कश्मीर में है। आगे का अवशेष है गेहूँ, चना, जौ, भैंस, बैल, ये सब फिराद, जो बिहार में वहाँ पे मिला था। आगे है ज्वार, बाजरा, गाय, भेड़, बकरी, ये सब अवशेष हुल्लर, आंध्र प्रदेश में मिला था। एक पुरातन स्थल के विषय में जाने। पुरातन स्थल यानी पुराने जगह के विषय में चलिए पढ़ते हैं। मेहरगढ़ संभवतः वह जगह है जहाँ गेहूँ, जौ उगाने तथा भेड़ बकरी पालने का काम सर्वप्रथम आरंभ हुआ होगा। उत्खनन खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को यहाँ से प्राणियों की अस्थियाँ मिली है। भेड़ बकरी तथा गाय की हड्डियाँ ज़्यादा मिली है, जिससे पता चलता है कि वे लोग पशुओं को पालते होंगे। इसके अलावा मेहरगढ़ में इमारतों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे हैं। कह रहे हैं कि एक पुराना जगह के विषय में बता रहे हैं कि मेहरगढ़ संभवतः यानी शायद वह जगह है जहाँ पे गेहूँ, जौ उगाने यानी पैदा करने तथा भेड़ बकरी पालने का काम सबसे पहले शुरू हुआ होगा। उत्खनन यानी खुदाई के समय पुरातत्वविदों को यहाँ से प्राणियों की हड्डियाँ मिली हैं। भेड़ बकरी तथा गाय की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं, जिससे यह पता चलता है कि वे लोग पशुओं को पालते होंगे। इसके अलावा मेहरगढ़ में इमारतों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे थे। आगे पढ़ते हैं। मेहरगढ़ में मिले घर के अवशेष। यहाँ पे आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि बचे हुए घर हैं जो गिर पड़ गए, उनके अवशेष ही बच्चे चित्रों में दिखाया भी गया है। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा मेहरगढ़ में मिली कब्रों में मृतकों के साथ ही कुछ सामान भी मिले हैं। एक कब्र में तो मृतक के साथ बकरी भी दफनाई हुई थी। करें इसके अलावा मेहरगढ़ में मिली कब्रों में मृतकों के साथ ही कुछ सामान भी मिले हैं और एक कब्र में कह रहे मृतक के साथ बकरी भी दफनाई गई थी। खेती की शुरुआत। खेती की आरंभ कब से हुई उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आपने निष्कर्ष यानी परिणाम निकाला होगा कि टोलियों में खाना बदोशी का जीवन जीने वाला हमारा आदि मानव अपने अनुकूल यानी अपने अनुसार आहार की खोज में ही भटकता रहता था। तब उसे पता चला होगा कि खाने लायक वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं, वे कैसी जगह पर अच्छी तरह विकसित होती हैं, विकसित यानी पैदा होती हैं, पौधा कैसे उगाया जा सकता है, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। समयांतर यानी समय कुछ बीतने पर उन्होंने इनके निष्कर्ष निकाले होंगे और इस तरह वे किसान बने होंगे। कह रहे हैं कि ये सब पढ़ने के बाद हमें निष्कर्ष निकाला होगा इसका परिणाम कि टोलियों में खाना बदोशी का जीवन जीने वाला हमारा जो आदि मानव लोग थे, अपने अनुसार आहार की खोज में इधर उधर भटकते थे परिस्थिति के अनुसार। तब उन्हें पता चला होगा कि खाने के योग्य वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं, वे कैसी जगह पर अच्छी तरह से उगती होंगी, उनका विकास होता होगा, पौधे कैसे उगाए जा सकते हैं, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। समय बीतने पर उन्होंने इनके निष्कर्ष निकाले होंगे और इस तरह वे किसान बने होंगे। आगे पढ़ते हैं। निवास की शुरुआत। निवास यानी रहने की शुरुआत। खेती और पशुओं की देखभाल यानी अस्थायी निवास की शुरुआत। खेती के लिए चुनी गई वनस्पतियाँ और पालने के लिए चुने गए प्राणी जंगली पौधों और जंगली प्राणियों से भिन्न यानी अलग थे। धीरे धीरे अस्थायी निवास की प्रक्रिया दुनिया के अलग अलग भागों में चल रही थी। इसकी शुरुआत लगभग 12,000 वर्ष पहले हुई थी। वास्तव में हमारा वर्तमान आहार अस्थायी निवास की इस प्रक्रिया का आभारी है।
उनके द्वारा चुनी गई आरंभिक फसलें गेहूं और जौ थी। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया प्राणी कुत्ता था। बाद में लोग भेड़, बकरी और गाय भी पालने लगे। कह रहे हैं कि खेती और पशुओं की देखभाल यानी अस्थायी निवास यानी स्थिर रहने का स्थान की शुरुआत, खेती के लिए चुनी गई वनस्पतियां और पालने के लिए चुने गए प्राणी जंगली पौधों और जंगली प्राणियों से अलग थे। धीरे धीरे अस्थायी निवास की कार्य दुनिया के अलग अलग जगहों पर चल रही थी। इसकी शुरुआत यानी आरंभ लगभग 12 वर्ष पहले हुई थी और वास्तव यानी सच में हमारा वर्तमान जो अभी का समय है, आहार अस्थायी निवास की इस प्रक्रिया का आभारी है, एहसानमंद है। उनके द्वारा चुनी गई आरंभिक यानी शुरुआत की फसलें थी गेहूं और जौ, और सबसे पहले पालतू बनाया गया प्राणी कुत्ता था। बाद में लोग भेड़, बकरी और गाय भी पालने लगे थे। आगे पढ़ते, एक नई जीवन शैली, एक नए तरह से जीने की पद्धति, तरीका, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भटकता जीवन जीने वाले मानव ने खेती की शुरुआत की। आप कोई बीज बोइए, आपको पता चलेगा कि उसे उगने, बड़े होने में लगने वाला समय दिन, महीना या वर्ष हो सकता है। इस तरह फसल की देखरेख के लिए लंबे अरसे यानी समय तक उन्हें एक स्थान पर रहना पड़ा होगा। साथ ही अपनी रक्षा के लिए भी घर बनाने की ज़रूरत महसूस हुई होगी और फसल जब तैयार हो जाए तब उसे खूब संभाल कर उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए उसके संग्रह यानी एकत्रित की आवश्यकता हुई। मिट्टी के बर्तनों, बुनी हुई टोकरियों और ज़मीन में गड्ढा करके उसमें अनाज सुरक्षित रखने की शुरुआत हुई। करें जो इधर उधर भटकने वाले जीवन जीने वाले मानव ने खेती की शुरुआत की, आरंभ की। कह रहे हैं कि आप बीज बोइए, आपको पता चलेगा कि उसको उगने में यानी निकलने में कितना समय लगता है। कोई कोई बीज को कुछ समय, कुछ महीना या कुछ वर्ष भी हो सकता है। और इस तरह की फसल के देख रेख के लिए लंबे समय तक उन्हें एक स्थान पर रुकना पड़ा होगा। साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए घर बनाने की ज़रूरत भी महसूस हुई होगी। और जब फसल तैयार हो गए होंगे तो उसे खूब संभाल कर उपयोग करना पड़े, इसके लिए उन्होंने संग्रह की आवश्यकता, उसे एकत्रित करने की आवश्यकता हुई होगी। इसलिए मिट्टी के बर्तनों, बुनी हुई टोकरियों और ज़मीन में गड्ढा करके उसमें अनाज सुरक्षित करने की शुरुआत हुई होगी। आगे दिया है सेक कर आहार के लिए उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं की सूची। जैसे हम लोग बना के सेक के खाते हैं, रोटी, पराठा, भाखरी और भी चीज़ें हैं, उस पापड़ और ऐसी चीज़ें हैं बहुत सी जिसे हम सेक कर खाते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग अस्थायी जीवन की शुरुआत। अस्थायी यानी स्थिर जीवन का आरंभ, उसके बारे में पढ़ते हैं। पुरातत्वविदों को कई जगहों से झोपड़ियों तक घरों के अवशेष मिले हैं, जिनके अंदर तथा बाहर दोनों जगहों पर चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। ऐसा लगता है कि वे लोग मौसम या ऋतु के मुताबिक यानी अनुसार घर के भीतर या बाहर खाना पकाते होंगे। कह रहे हैं कि पुरातत्वविदों को कई जगहों में झोपड़ियों तथा घरों के अवशेष यानी बचे हुए भाग मिले हैं, जिनके अंदर तथा बाहर दोनों तरफ चूल्हों की पहचान मिले हैं, चिन्ह मिले हैं। ऐसे महसूस होता है, पता लगता है कि वे लोग मौसम के अनुसार यानी ठंडी, गर्मी, बरसात के अनुसार घर के भीतर या बाहर खाना बनाते होंगे। आगे पढ़ते हैं। अनेक स्थलों पर से पत्थर के औजार भी मिले हैं, जिनमें ऐसे भी थे जिनकी धार निकालकर उन्हें तेज धारदार बनाया गया था। अनाज और वनस्पतियों को कूटने पीसने के लिए खरल जैसे साधन भी मिले हैं। इस तरह प्राचीन युग में औजारों का निर्माण और उपयोग निरंतर होता रहा होगा। कह रहे हैं कि अनेक स्थानों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं, जिनमें ऐसे भी थे जिनकी धार निकालकर उन्हें तेज धारदार बनाया गया था। अनाज और वनस्पतियों को कूटने पीसने के लिए खरल जैसे साधन भी मिले हैं। इस तरह प्राचीन यानी पुराने युग में औजारों का निर्माण और उपयोग निरंतर यानी लगातार होता रहा होगा। आगे पढ़ते हैं।
कुछ हथियार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नूतन या नवपाषाण युग के पुरातन स्थलों से मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। बर्तनों का उपयोग अनाज या वस्तुओं को रखने के लिए किया जाता था। बाद में बर्तनों में रसोई पकने लगी। इस समय गेहूँ, चावल जैसे अनाज आहार के मुख्य अंग थे। क्या यह सब एक साथ हुआ था? नहीं। जहाँ एक तरफ लोग शिकार के द्वारा खुराक प्राप्त करते थे, दूसरी तरफ उसी समय हजारों वर्ष के दरमियान धीरे धीरे खेती तथा पशुपालन मुख्य प्रवृत्ति की तरह शुरू हो गई थी। करें कुछ हथियार हड्डियों से बनाए जाते थे। नूतन यानी नए या नवपाषाण युग के पुराने जगहों से मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। बर्तनों का उपयोग अनाज या वस्तुओं को रखने के लिए किया जाता था। बाद में बर्तनों में रसोई पकने लगी यानी खाना बनाने लगे। उस समय गेहूँ, चावल जैसे अनाज आहार के मुख्य अंग थे। और कह रहे हैं कि क्या ये सब एक साथ हुआ था? तो नहीं। जहाँ लोग एक तरफ शिकार के द्वारा खुराक प्राप्त करते थे यानी आहार पाते थे, वहीं दूसरी तरफ उसी समय हजारों वर्ष के बाद धीरे धीरे खेती तथा पशुपालन उनके मुख्य कार्य की तरह शुरू हो गए थे। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इस पाठ को आप लोग अच्छे से 1 से 2 बार सुनिएगा और इससे संबंधित आपको प्रश्न उत्तर बाद में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।